का क्वेश्चन किया था। हमने लास्ट क्लास में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस किए थे, सॉरी कंसेप्ट को किया था, और आज हम उससे आगे जो कंसेप्ट किया था उस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस हम करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने जो स्टडी किया था वह कंसेप्ट था कि आपके होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न तो ये कहता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन परसेंटेज प्लस डिविडेंड यील्ड, इसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन पे क्या होता है, P1 माइनस P0 इंटू 100 डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, P0 प्लस डिविडेंड, दिस इज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसके बाद मैंने कहा था कि रिस्क जो रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन PI XI माइनस एक्सपेक्टेड एक्स और PI XI स्क्वायर एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर। ये दो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था मेनली, और उसमें मैंने बताया था कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा रिस्की होगा, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो कम रिस्की होगा। इस टाइप से हमने डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका दूसरी पॉइंट। एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अब वह क्वेश्चन नंबर है 108। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारी बुक का। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रिटर्न, इसको हम x मान लेते हैं। तो रिटर्न में दिया हुआ है गुड के केस में 20 है, एवरेज के केस में 16 है, फिर बैड के केस में 10 है, पुअर के केस में यह 4 है। यह आपको रिटर्न दी हुई है। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट इक्वल टू PI 0.2 0.40 0.20 0.20, ये आपकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी का सम तो हमेशा 1 होता है, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो निकालने क्या है, फाइंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न। फर्स्ट में आपसे पूछी गई है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिए जो आपका EX होता है, तो दैट इज द समेशन PI XI। दूसरी आपसे पूछी गई है स्टैंडर्ड डेविएशन, रिस्क निकालिए इसका। तो रिस्क को तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे की जाती है, फॉर्मूला कैसे बनाई जाती है, समेशन PI XI, दो फॉर्मूला मैंने बताई थी, माइनस EX का होल स्क्वायर। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, PI XI लिखेंगे, और 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 16 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 0.8 हो जाएगा, 0.8।
अब 4 प्लस 6.4 प्लस 2 प्लस 0.8 13.8. This is the 13.8, sorry 13.2 आंसर है यहाँ 13.2 तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया 13.2. एवरेज रिटर्न आपका 13.2 है, मेन रिटर्न 13.2 है, इसका मतलब ये हुआ. अब सपोज कीजिए यह हमें कैलकुलेट करनी है, तो यह कैलकुलेट करने के लिए आपको तो ये डाटा चाहिए, तो यहाँ पे 13.2 तो आ गया हमारे पास मेन रिटर्न. अब पी आई एक्स आई का एक्स स्क्वायर चाहिए, तो पी आई तो है ही हमारे पास एक्स आई का एक्स स्क्वायर. मीन्स अगर ये पी आई एक्स आई है और एक्स से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा. पी आई एक्स आई का एक्स स्क्वायर का मतलब दोनों पी और एक्स का एक्स स्क्वायर नहीं, सिर्फ एक्स का एक्स स्क्वायर. तो पी एक्स तो ये तो है ही पी एक्स, और पी एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स आई का एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 80. 16 इंटू 6.4 102.4 हो जाएगा ये. फिर ये हो जाएगा 20, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 हो जाएगा. this प्लस 80 प्लस 20 प्लस 3.2, अब आपका कितना हो जाएगा 205.6. तो यहां लिखेंगे 205.6. अब यहाँ पे 13.2 है माइनस दिस, रूट अंडर ले लीजिए, ये आंसर हो जाएगा 5.6. तो यह 5.6 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और एवरेज आपका रिटर्न कितना आ गया यह. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और यह क्वेश्चन मैंने बनाया. तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है जो आपके बुक में है, स्टार्टिंग में ही है क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में दो स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक एक्स स्टॉक वाई. आपसे सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछी गई है कि आपका स्टॉक एक्स का प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एक्स का रिटर्न दिया हुआ है. व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक एक्स एंड स्टॉक वाई. क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है. व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड वाई. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है. व्हिच स्टॉक वुड बी कंसीडर टू बी रिस्कियर एंड वाई. कौन सी कंसीडर रिस्कियर होगा, तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा वो रिस्कियर होगा. तो प्लीज डू दिस क्वेश्चन सेट, अपने आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप करेंगे, ठीक है. अब एक सीए में क्वेश्चंस आई है, उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर क्वेश्चन है. नंबर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दी गई है द स्टॉक कंसिस्ट ऑफ ₹120 हैज नो पेड डिविडेंड. इन्होंने कहा कि आज एक स्टॉक का प्राइस ऑफ स्टॉक P0 ₹120 है. नो डिविडेंड, डिविडेंड इन्होंने क्या किया, that is 0. The possible prices of stocks are these. possible price आपकी क्या है, possible price
दैट इज P1। पॉसिबल प्राइस आपको दी हुई है यहाँ पे P1, वही 115 दिया हुआ है, 120 दी हुई है, 125 दिया हुआ है, 130 दी हुई है, 135 दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, और इनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्राइस की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.1, 0.10, 0.20, 0.30, 0.20, 0.10, ये पॉसिबल प्राइसेस आपको दी हुई है। क्लियर है यहाँ तक हो गया? अब इसके बाद क्वेश्चन में ये कही गई है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है। आपसे पूछा गया कि भाई साहब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिए, रिटर्न निकालिए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न निकालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न निकालिए। अब इस क्वेश्चन में रिटर्न तो दिया ही नहीं है, तो रिटर्न का पहले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपकी परसेंटेज रिटर्न दी हुई थी और परसेंटेज रिटर्न दिया हुआ था तो आपने डायरेक्ट उसको बनाया था हमने। यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया हुआ है, रिटर्न नहीं देकर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ है। कह रहे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिए भाई साहब, और फिर उन्होंने क्या कहा, एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ साथ उन्होंने क्या कहा, स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न का निकालिए। स्टैंडर्ड डेविएशन भी रिटर्न का निकालनी है और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में रिटर्न नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा, सबसे पहले रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो यहां एक वर्किंग नोट लिखेंगे, यहां एक वर्किंग नोट लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, P1 P0 प्लस डिविडेंड P0 इंटू 100, ये रिटर्न का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसका भाई ये P1 है, तो 115 माइनस 120 होल डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, क्योंकि डिविडेंड तो इसमें है ही नहीं। 120 120 120 इंटू 100, 125 120 120 इंटू 100, 130 120 120 इंटू 100, 135 माइनस 120 120 इंटू 100, 140 120 120 into 100. तो दिस इज योर रिटर्न, यू हैव कैलकुलेटेड रिटर्न। अब देखिए यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा रिटर्न, 5 डिवाइड 120 into 100, 4.17, यहाँ पे माइनस 4.17, यहाँ पे 4.17, ठीक है। अब देखिए यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 2 कर दीजिए तो 8.33 इंटू 3 कर दीजिए 12.50 और इंटू 4 कर दीजिए 16.67, ये परसेंटेज रिटर्न, ये आपकी परसेंटेज रिटर्न 4.17
परसेंटेज रिटर्न आपका कितना कितना आ गया 4.17, 0, 4.17, 8.33, 12.50, 16.67, ये आपकी परसेंटेज रिटर्न आ गई। क्लियर है? अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन और रिटर्न निकालने के लिए। Calculation of expected return and standard deviation, that is a risk। सर हमारे पास xi जो आता है उसको हम रिटर्न कहते हैं। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम पीआई कहते हैं। फर्स्ट में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछी गई है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास क्या होगा, समेशन पीआई एक्सआई। दूसरे में पूछी गई है स्टैंडर्ड डेविएशन। रूट अंडर समेशन पीआई एक्सआई का स्क्वायर एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आपको टेबल क्या क्या बनानी पड़ेगी, एक पीआई एक्सआई का टेबल बनाना पड़ेगा, एक पीआई एक्सआई का एक्स स्क्वायर का टेबल बनाना पड़ेगा। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न कितनी आई है, -4.17%, 0, 4.17% प्लस 8.33%, 12.50 और 16.67। इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, फिर 0.10, 0.20, 0.30, 0.20, 0.10। अब देखिए आप यहाँ माइनस होगा 0.417, यहाँ 0 हो जाएगा और 0.417 4.17 इंटू 0.2, यहाँ हम क्या लिखेंगे 0.834, 8.33 इंटू 0.3, 2.499, 12.5 इंटू 0.2, 2.5। अब आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.667, 2.499 प्लस 0.834 माइनस 0.417, 7.083, यहाँ पे 7.083 आ गया। तो ये 7.083% आपका रिटर्न आ गया। एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.083%, 7.083% आपका रिटर्न। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है।
और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए आपके पास जो डाटा है उस डाटा में ये 7.083 तो आएंगे। आप अब आपको निकालनी पड़ेगी क्या, या एक्स आई का स्क्वायर। अब यहाँ हम 7.083 रख दिए और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे px और x तो है ही, px और x तो है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लाएंगे। अब देखिए आपका 4.17 इंटू 0.417 1.7389। अब आपको देखिए यहाँ पे कितना आ गया 1.7389, और यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। 4.17 इंटू 0.834 3.478 8.33 इंटू 2.499 20.816 12.5 इंटू 2.5 31.25 16.67 into 1.667 27.789। तो ये आपकी 85.07 होगा, 85.07। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 85.07, आंसर आपका कितना आ जाएगा 5.908, 8%। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ हमारे पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये परसेंटेज में आ गया, दिस इज इन अ परसेंटेज, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं आपको क्या निकालना चाहता हूं, इसी के बेसिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपके पास आ गया। अब ये हमने परसेंटेज रिटर्न निकाला, हम परसेंटेज रिटर्न बाद में भी निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं आपको बनाऊंगा, तो पर सिर्फ रिटर्न निकालिए, परसेंटेज रिटर्न को बाद में बनाइए। सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन बाय अल्टरनेटिव वे। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन वो इजी होगा आपको, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। यहां पे P0, तो P0 तो हमारे पास क्या है
120 है, 120 है, 120 है, 120 है, 120। P1 क्या है? 115 है, 120 है, 125 है, 130 है, 135 है, 120, 140। अब यहां मैं सिर्फ रिटर्न निकाल रहा हूं, रिटर्न P1 माइनस P0। मैंने परसेंटेज रिटर्न नहीं निकाला, याद कीजिएगा, परसेंटेज रिटर्न नहीं निकाला, मैंने सिर्फ यहाँ पे रिटर्न निकाल रहा हूं, परसेंटेज रिटर्न नहीं। तो यहां कितना हो जाएगा? -5, 0, 5, 10, 15, 20। इट इज एज्यूम टू बी xi। यहां पे Pi है, तो Pi कितनी है? 0.1, 0.1, 0, 0.20, 0.30, 0.20, 0.10। अब यहाँ PI बनाएंगे हम, तो कैसे लिखेंगे? PI इसको और इसको मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें क्या होगा? -0.5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम? सबको ऐड करेंगे, 8.5 हो जाएगा यार। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके पास PI दैट इक्वल टू 8.5। यहां पे परसेंटेज एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, परसेंटेज एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे डायरेक्ट। परसेंटेज हम यहाँ पे रिटर्न नहीं निकाला, परसेंटेज रिटर्न नहीं निकाला, हमने सिर्फ रिटर्न निकाला। परसेंटेज स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे तो 8.5 रिटर्न आया 120 में, 120 में 8.5, तो परसेंटेज का मतलब कितना? 100 में कितना? 8.5 रिटर्न आया 120 में, तो 100 में कितना? तो 8.5 डिवाइड 120 इंटू 100, तो 7.08%। तो इस तरह भी आंसर हमारा वही आ रहा है जो पहले आया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का देखिएगा, तो यहां पे PI का x स्क्वायर होता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपको 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.5, यहाँ तो 0 ही होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 30 हो जाएगा, और यहाँ 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 होगा। अब देखिए 40 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 2.5, 122 हो जाएगा, 122.5। अब इसकी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं, तो 8.5 इंटू दिस माइनस दिस 7.08 डिवाइडेड बाई 120, 5.0। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालने जा रहा हूँ।
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? रूट अंडर समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर होता है। अब रूट अंडर ये 122.5 माइनस 8.5 इंटू 100, तो 8.5 इंटू दिस माइनस 122.5 7.08 परसेंटेज स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा भाई साहब? परसेंटेज 100 पे होता है, तो 7.088 कितने पे है? 120 पे है, तो 100 पे कितना? डिवाइड 120 इंटू 100 5.90, तो इससे में आंसर आ रहा है। लेकिन ये इसमें आपको कैलकुलेटर की कम आवश्यकता है, तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। परसेंटेज स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटेज रिटर्न ऑफ बाद में निकाल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, हमने ये दोनों टॉपिक पे क्वेश्चंस किया। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न का। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, P1 P0 plus dividend divided by P0 into 100। अब देखिए, a person regional stock exchange at January 1st had a total market value of the stocks rupees 35 million। उनके पास स्टार्टिंग में मार्केट वैल्यू कितनी थी? P0 rupees 35 million। During the year the stock is expected to pay dividend। डिविडेंड उन्होंने कितना पे किया? 2.5 मिलियन डिविडेंड पे किया। The market value of a stock in the next year expected to be 28। नेक्स्ट ईयर मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 28.5 मिलियन। व्हाट विल बी द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपकी हो जाएगी 28.5 मिलियन हो जाएगा। 35 मिलियन पहले से था, डिविडेंड 2.5 मिला, 35 इंटू 100 माइनस 35 प्लस 2.5 डिवाइड 35 इंटू 100 माइनस 11.428%। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 to 8%, ठीक है ना? दिस इज होल्डिंग पीरियड राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो बची हुई थी उसको हम डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट को, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, हमारे पास एक कंसेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ, सिलेक्शन क्राइटेरिया। और
making best portfolio. Selection criteria for selecting best portfolio. बेस्ट पोर्टफोलियो के लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए? सबसे पहला है, अगर मान लीजिए कोई सिक्योरिटी हमें सिलेक्ट करनी है, आउट ऑफ टू सिक्योरिटी एनी वन सिक्योरिटी सेलेक्ट, अब बोथ हैव द सेम रिटर्न, both have same return, then decision is taken on the basis of risk. Both have same return, then decision is taken on the basis of risk, and the security having lower risk, is selected. If we have to select one security having same return but different, if we have to select one security having same return but different risk, then decision is taken on the basis of risk. Then decision is taken on the basis of risk, and the security having lower risk, lower standard deviation is selected. अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हम आपको बना रहे हैं, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, दोनों के पास रिटर्न 15% है, 15%, रिस्क दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन 7%, 10%. अब बताइए किसको सेलेक्ट करोगे? तो जब आपके पास रिटर्न सेम है तो डिसीजन हमेशा हम किसके बेसिस पे लेते हैं? रिटर्न सेम होता है तो डिसीजन हम स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क के बेसिस पे लिया जाता है, और जिसका रिस्क सबसे कम होता है उसको सिलेक्शन कर देते हैं. यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, ऑफकोर्स हम किसको सिलेक्शन करेंगे? कंपनी ए को सिलेक्शन. ठीक है ना? तो कंपनी ए इज सेलेक्ट. On basis of lower risk. ठीक है? फिर चलते, अगर मान लिया जाए दो कंपनी का जिसमें रिस्क सेम है, तो डिसीजन किसके बेसिस पे लेते हैं? हम रिटर्न के बेसिस पे लेते हैं. जिसका रिटर्न ज्यादा होता है उसको सिलेक्शन करते हैं. इफ वी हैव टू सेलेक्ट one company
for investment out of two companies, then we should select the company having high return if they have same risk, अब देखिए, एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है। यहाँ पे 15% है, यहाँ पे 15%। अब रिटर्न को देख लीजिए, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे आपको 17%। अब बताइए कौन सी कंपनी को सिलेक्शन करें। अब इस केस में हमारे पास रिटर्न ज्यादा है, तो कंपनी एक्स को सिलेक्शन करेंगे। कंपनी एक्स इज selected having higher return, कंपनी एक्स को सिलेक्ट करेंगे जिसके पास रिटर्न क्या है, ज्यादा। क्लियर है। अब देखिए, कभी कभी दो कंपनी में से किसी एक कंपनी को सिलेक्शन करनी होती है और दोनों का रिस्क और रिटर्न दोनों अलग अलग है। दो कंपनी में से किसी एक कंपनी को सिलेक्शन करनी होती है जिसमें दोनों का रिस्क और रिटर्न दोनों अलग अलग है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिस्क एंड रिटर्न दोनों अलग अलग है, तो उस केस में हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे सी पॉइंट, if we have to select, if have to select if we have to select one company out of two company, having different return and different risk, having different return, different risk, then decision is taken on the basis of coefficient of variance, and the company having lower coefficient of variance is selected।
Now what is the coefficient of variance? Please try to understand. Coefficient of variance. अब देखिएगा coefficient of variance, coefficient of variance, इसको देखिएगा। मान लीजिए एक कंपनी एक्स है, इस कंपनी का रिटर्न जब का है 20 है, तो 20 रिटर्न पे रिस्क कितनी है इनके पास? रिस्क 15 है। तो रिस्क का मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। रिस्क का मतलब दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बार है, एक्स बार। तो एक्स बार 20 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। जब एक्स बार 1 हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई 20, 0.75। और इसको जो आता है, ये जो आया 15, दैट इज व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये जो ऊपर है ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये नीचे जो है वो क्या है? एक्स बार है। कैसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, क्या इसको परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दिस इज अ रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, पर यूनिट ऑफ रिटर्न, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। तो सिंगल रिटर्न के लिए कितना रिस्क हुआ वो डिटरमाइन किया जा गया। रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न इज सेड टू बी द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। रिस्क per unit of return is said to be the coefficient of variance. So coefficient of variance is the risk measurement tools which represents risk per unit of return. Coefficient of variance is the risk measurement tools which represents risk per unit of return, risk per unit of return, that is coefficient of variance, standard deviation, दिस। या परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज प्रेफरेबल, लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज प्रेफरेबल। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं इस टाइप की क्वेश्चंस में। मान लो एक कंपनी एम है, एक कंपनी हमारे पास एन, इसके पास रिस्क है दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, और यह रिस्क जो है ये 20 है और यहाँ पे 15 है। इनका रिटर्न जो है यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 20 है। अब बताइए, रिस्क डिक्रीज किया तो रिटर्न भी डिक्रीज किया,
पहले यहाँ पे दोनों अगर सेम रेशियो में गया, रिटर्न भी डिक्रीज हुआ, तो यहाँ हम डिसीजन जो लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दैट इक्वल टू दिस इनटू 100। अब इसको x बार से रिप्रेजेंट कर, तो 20 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, 15 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। तो ये तो आपके पास कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 20 डिवाइडेड 30 इंटू 100, 60 अब डिसीजन कैसे देंगे, since coefficient of variance of company M is lower than company N, hence company M is selected, कंपनी M is selected। अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी बुक की है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस नंबर आपका 4, नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या, an investor is evaluating two securities A and B in terms of their risk and return. The expected return and standard deviation for both the investments are given below. Return these. Advise the investor. Advise करनी है इन्वेस्टर को कौन रिस्क होगा कौन क्या होगा। तो यहाँ पे दो कंपनी है, एक कंपनी आपके पास कौन सी है, ये है, दूसरी कंपनी आपके पास कौन सी है, बी कंपनी है। दो कंपनी आपके पास, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न दी हुई है x बार 12%, A 20%। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 9% और 10%। अब इन्वेस्टर को एडवाइस करनी है कि कौन सा कंपनी लेना चाहिए, कौन सी कंपनी नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए रिस्क और रिटर्न दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, 9 divided by 12 into 100, 10 divided by 20 into 100। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 75%। ये आपकी 50% हो जाएगी। अब हमें डिसीजन क्या देना होगा, इसको डिसीजन क्या देंगे, हम लिखेंगे since coefficient of variance of security B is lower than security A, hence comparatively security B
comparatively security B is more efficient than security A. Hence, security B should be selected. On the basis of risk and return given. Risk and return, जो रिस्क और रिटर्न दिया उसके बेसिस पे हम सिक्योरिटी कौन सी सेलेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी बी को सेलेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको कोवेरिएंस सिखाएंगे और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम बताएंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।